अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की स्ट्रीक को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक नहायत दिलचस्प मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आज बेसिकली हम बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ एनालिसिस के बारे में कि सेल्फ मोटिवेशन होती क्या है और हमें क्यों ज़रूरत महसूस होती है खुद को मोटिवेट करने की। दूसरी बात, जब हम कहते हैं सेल्फ एनालिसिस क्या है, अपने आप को परखना कितना ज़रूरी है। अमूमन ये होना चाहिए कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ वक्त के बाद हमें अपने बारे में ये सोचना चाहिए कि हमने क्या अच्छा किया या क्या बुरा किया, ताकि हम नेक्स्ट के लिए अपने आप को तैयार रख सकें। सो जनाब, ये है सेल्फ एनालिसिस। सो ये डिटेल डिस्कशन आज होगी सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ एनालिसिस की। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करते हैं हमारे रब्ते के नंबर 0334 1966 966। रिपीट कर देता हूँ 03341 966 966। आपकी कॉल्स और मैसेजेस इस नंबर पर मुझे मौसूल होते हैं तो मैं उनको शो का हिस्सा बनाता हूँ। तो जनाब, बढ़ते प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है ईशा शहजाद ने। ईशा जो हैं वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं ड्रामेटिक सोसाइटी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में और साथ में इंग्लिश डिपार्टमेंट की स्टूडेंट भी हैं। साथ में मौजूद हैं रामीन सरदार। रामीन जो हैं वो ड्रामेटिक सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में और इंग्लिश डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हैं। मैं आप दोनों का बहुत ही थैंकफुल हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। Thank you so much, sir, for having us either. सो सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ मोटिवेशन, सबसे पहले तो टॉपिक को लेकर ही ईशा आपसे आगाज करते हैं कि कितना आपको लगता है ज़रूरी खुद को मोटिवेट रखना? सर, खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम खुद को मोटिवेट नहीं रखेंगे तो हम किसी भी स्टेप पे ज़िंदगी में कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे अगर खुद को पुश नहीं देंगे तो हम जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे खड़े रहेंगे, हम स्टक रहेंगे उस जगह पे। और उस एक स्टक होल से निकलने के लिए हमें खुद को मोटिवेट रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ एनालिसिस का आपको लगता है कोई आपस में ताल्लुक है? सर, ताल्लुक तो बिल्कुल है, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस बेसिकली आपको जब तक अपने अंदर की सलाहियत नहीं पता होंगी, सलाहियतें नहीं पता होंगी, आप अपने आप को पुश कैसे दोगे कि आपने अपने आप को कहाँ लेके जाना है। जब आपको पता होगा कि अच्छा ये चीज़ है, मैं ये अचीव कर सकता हूँ, ये गेन कर सकता हूँ, तो ऑफ कोर्स आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर निकल ही जाते हो। बिल्कुल सही है रमीन। आपकी ओपिनियन में लेना चाहूँगा, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ एनालिसिस को कैसे देखती हैं, आपस में किस हद तक ताल्लुक है दोनों का? सर, मुझे लगता है कि सेल्फ एनालिसिस बेसिकली आप अपने अंदर की खूबियाँ और खामियाँ दोनों को परखते हो कि हाँ, मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं लेकिन मेरे अंदर एट द सेम टाइम ये खामियाँ भी हैं जिनकी वजह से शायद मैं अपने गोल्स, अपनी अचीवमेंट से दूर जा रही हूँ। जैसे हो सकता है मेरे अंदर कुछ ऐसी खामियाँ होंगी, बिल्कुल हर इंसान के अंदर होती हैं, जिनकी वजह से मैं अपने गोल्स और अपने अचीवमेंट्स के पास उस तरह से नहीं पहुंच पा रही हूँ, मैं उनको उस तरह से अचीव नहीं कर पा रही हूँ, मुझे वो रोक रही हैं। तो जब तक हम अपनी सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं करेंगे, हम कभी भी अपने गोल्स तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने कैथारसिस करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अक्सर रात को लेटते हैं तो ख्याल आता है कि अच्छा आज पूरे दिन में हमने कुछ ये पॉजिटिव किया, ये गलत हुआ। तो किस हद तक ये चीज़ जरूरी है? क्या वो आपकी मोटिवेशन में मददगार साबित हो सकता है? बहुत मददगार साबित होती है। मैं पर्सनली ये चीज़ करती हूँ कि जब हम जैसे कहते हैं ना, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। जब कोई भी सिनेरियो आता है आपकी ज़िंदगी में, आप जब तक खुद अपने गिरेबान में झांक के नहीं ना देखते कि हाँ, आज के पूरे दिन में मैं भी इस जगह पे गलत थी या था, हाँ मैं यहाँ अगर ठीक था तो यहाँ मेरी गलती भी थी, तो आप कभी भी उस तरह से आगे ज़िंदगी में नहीं बढ़ सकते हो। फिर बस आप वो अपने मतलब के लिए अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप नहीं जानते कि आपने भी अगले बंदे के साथ इस तरह कुछ गलत किया हो सकता है किसी जगह पे, किसी सिनेरियो पे, तो फिर मतलब आप वो एक मतलबी इंसान हो दुनिया में जो सिर्फ अपने मतलब के लिए बैठा हुआ, अपने मतलब के लिए काम कर रहा है। आपने वर्ड यूज किया कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, हर कोई नहीं करता, नहीं कर पाता है। तो कैसे मुमकिन है कि हम ये रियलाइज ही कर लेना कि हम भी गलत हैं? और ख़ास तौर पर जो आजकल के बच्चे हैं हमारे जूनियर्स हैं, जब उनको मैसेज ये दिया जाता है कहीं पर कि अच्छा आप गलत हैं, यहाँ पर सॉरी किसी को बोल दें या अपोलोजाइज करें, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है उसकी बेसिक रीज़न ये है कि नार्सिसिज्म बहुत आ गया है आजकल लोगों के अंदर, अपना आप बहुत ज़्यादा
अहमियत रखता है अब हर बंदे के लिए कि मैं ही हूँ जो हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई बिलीव कि इंसान के अंदर थोड़ी सी सेल्फ रियलाइजेशन भी होनी चाहिए। अगर आप कहीं पे गलत हो तो उसको ज़रूर एक्सेप्ट करो। अपनी गलती एक्सेप्ट करना, कोई आप छोटे नहीं पड़ जाते उससे, बल्कि आप उससे लर्न करते हो, बहुत चीज़ें लर्न करते हो। आपको पता होता है हाँ मैं गलत हूँ, मैंने नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं करनी है, ताकि आपका भी दिल ना दुखे, आपके जिसको आप चाहते हो अगला बंदा जो है उसका दिल भी ना दुखे। रिश्ते तो इस तरह ही बरकरार रहते हैं अनटिल अनलेस आप जिंदगी में चाहते हो कि कोई आपके पास ना रहे, आपका किसी से ताल्लुक ना हो, आप अकेले रहो, फिर ठीक है ना करो। हाँ जी, ये तो हो नहीं सकता, फिर ना करो गलती, सोशल सर्कल है। बिल्कुल। अच्छा ईशा, क्या ओपिनियन है आपकी सेल्फ रियलाइजेशन? सर जैसे मिस्टर अमीन ने भी कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी गलती को समझें, हम ये चीज़ समझें कि हमने कहाँ गलत किया, कहाँ ठीक किया, और वो चीज़ अगर हम वाकई एक सही पॉइंट पे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने लग जाए तो वो बहुत हेल्पफुल भी साबित हो सकती है। ठीक है, और ऐसा भी होता है सम सिचुएशंस में कि इंसान कहते हैं, अपने आप को तसल्ली देता रहता है कि नहीं भी मेरी तो कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, लेकिन एट सम पॉइंट यू डू रियलाइज कि नहीं गलती तो थी। और जब तक आपको रियलाइजेशन होती है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस रियलाइजेशन को अपने लिए एक लेसन बनाना है या पछतावा बनाना। बिल्कुल। अच्छा, कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं हमारी रूटीन में जिनका होना बहुत जरूरी है। लाइक हम चूंकि सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे ऊपर रवैये जो है वो असरअंदाज तो होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और हमें उनको फेस भी करना है और ऐसे में खुद को मोटिवेट भी रखना है। सो कॉमन प्रैक्टिसेस में पहली चीज आती है पेशेंस। बिल्कुल, कितना जरूरी है। बहुत लोग डिमोटिवेट करते हैं, आपका हौसला टूट जाता है। सो पेशेंस कितना जरूरी कि इतने सब्र से हम लोगों को फेस भी करें, उनकी बातें भी सुने और मोटिवेट रह के काम भी करें। सही, इसमें अगर हम सर्कमस्टांसिस का सोचें ना, अगर हम सिर्फ इतना सोचें कि अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे, सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो वो हमारी अपनी, जिस तरह कहते हैं ना जल्दबाजी और वो फौरन से रिएक्ट करना, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। उसका इम्पैक्ट बाकियों पे हो या ना हो, हमें खुद बहुत नुकसान हो सकता है उस चीज़ का। अब अगर हम किसी चीज़ में पेशेंस रखेंगे, और एक कहते हैं ना कि मान स्ट्रांग होना चाहिए इंसान को, अपने अंदर पता होना चाहिए कि हाँ मेरी विल पावर है, मैं कर सकता हूँ, मैं इतना स्ट्रांग हूँ मेंटली भी फिजिकली भी कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त भी कर सकता हूँ, और इसको लेके ऐसे पॉइंट तक भी पहुँच सकता है जहाँ मुझे पता होगा कि हाँ मैंने इस चीज़ में कामयाबी भी हासिल कर ली है। तो वो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेटेड भी फील करते हो, आप डिवोटेड भी फील करते हो, और आपको फिर अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अच्छे कम लोग हैं जिनमें पेशेंस भी हो, टॉलरेंस भी हो, और वो बड़ा जिसे कहते हैं ना रैशनली रिस्पॉन्ड भी करें। ये चीज़ बहुत कम हो गई है। जैसे हमने पहले भी कहा, खासकर अब की जो जनरेशन है उनके अंदर तो बिल्कुल ये चीज़ खत्म होती जा रही है कि पेशेंस भी हो, आप रैशनल डिसीजंस भी लो, आप टॉलरेट भी करो। बर्दाश्त तो वैसे ही खत्म हो गई है सर, ना अगला बंदा आपकी बर्दाश्त करता है, ना आप उसकी बर्दाश्त करते हो। हमें लगता है कि शायद हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, किसी को सुन नहीं सकते। जैसे सर आजकल की आप बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया खोल लो, एवरी अदर पोस्ट में आप इस तरह की चीजें देखते हो। भाई छोटी सी बात होगी, गन निकाली, गोली मार दी, लड़ाई झगड़े और ये सारा कुछ, जिंदगियों की कोई वैल्यू ही नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा ड्रॉप सीन क्या है, इसमें यही है कि इंसान लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज है जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। अल्टीमेटली ये चीज बहुत ज्यादा भी मुतासिर करती है। एक्सपेक्टेशन के हवाले से क्या ओपिनियन रखती हैं? सर आई बिलीव कि हम कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, आप ना रखो, ऐसा नहीं होता। आपको अगर एक रिश्ता है, एक्सपेक्टेशंस होती ही होती हैं, नेचुरली होंगी उसके साथ। बेशक मैं किसी बंदे से 2-3 दफा मिली हूँ ना काम के सिलसिले में, मेरी उससे भी एक्सपेक्टेशंस होंगी कहीं ना कहीं कि यार चलो कल को अगर मुझे इससे काम पड़े तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस पे थोड़ा उतरे। तो एक्सपेक्टेशंस तो आपको होती हैं, और एक्सपेक्टेशंस आपको तकलीफ भी बहुत देती हैं। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि अगला बंदा आपके लिए ये करे, पर वो नहीं हो पाता है। बिल्कुल हाँ, बस आपको उनसे डील करना आना चाहिए। आप अगर वो अगला बंदा आपकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरे तो आप उसको अपने ऊपर इतना ना हावी कर लो कि आपको लगे कि नहीं दिस इज द एंड, अब तो मेरा ही सारा कसूर है, शायद मैं ही ऐसी हूँ, मेरे साथ ही ऐसे होना। डील करना आना चाहिए। बाकी एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, और जो लोग कहते हैं कि नहीं वी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, दैट्स अ लाई। अच्छा, वैसे मैंने अक्सर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के साथ भी बात होती है, उनकी ओपिनियन ये होती है कि हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए।
सर इसमें दो Humanly चीजें not हैं। possible. अगर एग्जैक्टली ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, और अगर हम इसी चीज को पिछली बात से रिलेट करें पेशेंस और टॉलरेंस के साथ, ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कितना बर्दाश्त कर सकता है। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है कि आप एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ना रखो, और ऐसा भी नहीं है कि आप इतनी एक्सपेक्टेशंस रख लो कि अगले का हर स्टेप आपको इफेक्ट करे। ये दो चीजें, इन दोनों को कैसे आपने बैलेंस से लेकर चल रहे हैं, कैसे आपने ये चीज देखनी है कि आप कितनी एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो वो आपको सेल्फ हार्म नहीं देंगी, ठीक है, आप खुद मेंटली इतना डिस्टर्ब नहीं हो जाओगे, और कितनी रखोगे तो आपको पता होगा कि ये चीज बैलेंस के साथ चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, खुद को मोटिवेट रखने के लिए तरीकाकार कोई तो होना चाहिए हमारे पास। यानी कि कुछ टाइम के बाद हमें इस चीज को रियलाइज करना है, ये सोचना है कि अब हमें मोटिवेट रहना है, हमें ट्रैक से नहीं हटना है। जैसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हम खुद को रखते हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा, जब हम शुरू करते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पीक पर होती है, तो पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता 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 डाउन आते आते एक फेज आता है वहाँ पर आप कहते हैं कि बस नाउ मुझे अब स्विच करके कुछ और करना है। ये जो चीज़ है, ये किस हद तक डिस्ट्रैक्ट करती है? सर उसमें आई बिलीव कि अपने आप को कंपोज रखना सबसे बड़ा फैक्टर है। आप अपने आप को कैसे कंपोज रख सकते हो, ये सबसे, मुझे लगता है कि हमारी डेवलपमेंट में, हमारी ग्रोथ में अगर कोई प्रोसेस सबसे ज़्यादा स्लो है ना, तो अपने आप को कंपोज रखना कैसे है, ये चीज़ है। आप आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मैं एक चीज़ पे नहीं यकीन रखती पर्सनली। लोग कहते हैं ना कि अच्छा हमारे साथ ये हुआ, तुम सीख जाओ। आप किसी के कहे से कभी नहीं सीखते। आप जब तक खुद नहीं एक्सपीरियंस करते, उस तकलीफ में से नहीं गुजरते, उस एक्सपीरियंस में से नहीं गुजरते, आप नहीं समझ सकते। उस आहिस्ता आहिस्ता वो जो आप लर्न करते हो, उससे आप कंपोज्ड रहते हो। और जब आप कंपोज्ड रहते हो तो आपको पता होता है आपने कहाँ पे अपने आप को तैयार रखना है, कहाँ पे। अगर आप, हर बंदा गिरता है, आप गिर जाते हो, कभी कभी आपको लगता है कि शायद अब आप नहीं उठ सकते, अब आप मोटिवेटेड नहीं फील करे, अब आप रिटार्डेड नहीं फील करे। उसके लिए भी आपको आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह मिस्टर अमीन ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके दिमाग में अगर सिर्फ आपके गोल्स हो ना, आपको पता हो कि ये मेरे गोल्स हैं, और आप सिर्फ उनका सोच लो, तो आपको दोबारा वो जिसको कहते हैं ना एनर्जी रिस्टोर हो जाती है। बिल्कुल सही। सो अमीन, जब कभी एकदम से उम्मीद टूट जाती है, चलते 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 हौसला टूट गया, अब दोबारा कॉप अप करना है, रूटीन में वापस आना है, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, हिम्मत कहाँ से आएगी? क्योंकि उस टाइम पर आप इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं, इतने डिमोटिवेटेड होते हैं कि आपको लगता है कि दुनिया जहान की गलतियां सारी यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी हैं, अब हम इसको ठीक नहीं कर सकते। सो क्या किया जाए? सर अगर मैं इस बात पे आऊँ कि आपको लगने लग जाता है कि दुनिया जहान की सारी गलती आपकी है, अब अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे साथ ये बहुत होता है। अगर कोई भी माइनर इनकन्वीनियंस, और मुझे लगता है कि सारा कसूर मेरा ही था इस चीज में, ठीक है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं डीप डाउन हर इंसान को पता होता है वो कितने पानी में है, और उसने कितनी गलती की है या कितनी गलती उसकी नहीं थी। सही। इसमें आप फिर दो फैक्टर्स ले सकते हो। पहला फैक्टर तो वही, जैसे मैं शीशा ने कहा कि आपके गोल्स, हर इंसान ने अपने, जिसने जिंदगी में कहीं ना कहीं पहुंचना होता है, उसने अपने गोल सेट किए होते हैं। उसको पता होता है यार मैंने यहाँ तक पहुंचना है हर हाल में। दूसरा, फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर पेरेंट्स, ठीक है, जिंदगी में आ जाके यही रिश्ते होते हैं, आप, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, बहुत आपको जिंदगी में हर किसी को अच्छा दोस्त भी नहीं मिलता लेकिन आपको मिलते भी हैं। बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं, ऐसे भी मिलते हैं जो जिंदगी भर साथ देते हैं। उन लोगों के लिए जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो सच में चाहते हैं कि यार मैं कहीं पहुंच सकूं ना सकूं, ये बंदा पहुंच जाए, बिल्कुल उनकी खातिर, अपने माँ बाप के लिए, अपने गोल्स के लिए आप वापस मोटिवेट फील कर सकते हो। हाँ, बस उसके लिए आपको वही आ जाके वो बातें जाती, सेल्फ रियलाइजेशन आपके पास होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। आप सेल्फ एनालिसिस करो कि मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ, कहाँ मेरे अंदर कमियां आ रही हैं, मुझे किन चीजों को कॉप अप करना चाहिए। तो फिर एट द एंड आप मोटिवेट फील करते हो और आपको पता होता है कि मैं पहुंचना है। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ एनालिसिस जरूरी है, कितना जरूरी है? क्योंकि स्टूडेंट्स के एंड पे आप भी स्टूडेंट हैं, तो आप बेहतर बता सकती हैं कि क्या लगता है कि बीइंग द स्टूडेंट हमें सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स में ह्यूमन कंपटीशन भी बहुत होता है, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके ग्रुप्स में, सोसाइटीज में, तमाम चीजों को भी हैंडल करना, अपनी स्टडी को भी मैनेज करना। सो मेरे हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जिंदगी के किसी भी फेज में ना, आप ये नहीं कह सकते कि आप अब सक्सेसफुल हो गए, जिंदगी यहाँ पे डन हो गई है, आपने पैसा कमा लिया, खत्म, फिनिश। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको हर फेज में कोई ना कोई नया इम्तिहान
आपकी जिंदगी में आता है जो आपको पास करना पड़ता है, सही। और उसके लिए अपने आप को तैयार रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए कैसे तैयार रखा जा सकता है कि आपको टाइमली अपने आप को देखना पड़ता है। एक तो परफेक्शन कहीं नहीं होती, आप ये कह ही नहीं सकते कि कुछ भी परफेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, बिल्कुल सही। उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि ये मैंने कर लिया, ये मेरा गोल था, ये मैंने अचीव कर लिया, अब मैंने ज्यादा कैसे करना है, अब मैंने आगे ऐसा क्या करना है कि मैं खुद भी कंपोज रहूं, खुद भी एक ट्रैक पे चलता रहूं, ठीक है, और मैं ऐसे मेरी जिंदगी में मौके आए कि हर चीज से मैं लर्न करूं और ज्यादा एक्सपोजर हासिल कर सकूं। तो आई बिलीव कहीं पे भी बंदा रुकता नहीं है। सर उसके लिए आप लर्न करते रहते हो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, राइट, कि आप कंसिस्टेंट रहो, जो भी कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं आज अगर आप अपना 100% दे रहे हो, कल आपको यार कल 100 दे तो दिया था, आज मैं 20 दूंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कंसिस्टेंसी हर जगह मैटर करती है, हर जगह, हर इवन कि रिश्ते में, आपकी हर सक्सेस पे, इम्तिहान में, आपकी नॉर्मल रूटीन में ये मैटर कर रही है। अगर आप matter कंसिस्टेंट नहीं है तो आप कुछ भी गेन नहीं कर पाते। और अल्टीमेट यहाँ पर भी एक और इशू आता है जो बहुत बड़ा इशू है, जिसको अक्सर मैं कहा करता हूँ कि वो चीज़ है जो आपको रास्ते में चलते चलते इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देती है कि आप भूल जाते हैं कि आपने जाना कहाँ पर है, और वो है लोगों का रवैया। कि सोसाइटी में रहते हुए लोगों से मिलना है, लोगों की बातें सुननी है, उनको समझना है, और ये बिल्कुल जरूरी है। हम इसको बिल्कुल इग्नोर किसी भी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपके कुछ फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, कुछ आपके कजन्स हैं, कोई फ्रेंड सर्कल है, कुछ फेलोज हैं, तो कोई ना कोई मैसेज ऐसा आप तक लाजमी पहुंचता रहता है कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। मैं अमूमन एक एग्जांपल कोट किया करता हूँ कि जब हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में जब आए, तो हमारी चूंकि फैमिलीज में बहुत कम इस चीज का रुझान था कि बच्चे मतलब मास्टर्स तक जाते हैं या एमफिल तक जाते हैं। उनको लगता है ठीक है, मैट्रिक इंटर कर लिया, अब इसके बाद ये अपना कोई बिजनेस करेंगे, दैट्स इट। अच्छा, अब हुआ ये कि जब हम मास्टर्स करना शुरू किया तो फिर एक क्वेश्चन रेज होना शुरू हुआ। वो क्वेश्चन हमारे पेरेंट्स से होता था कि अगर ये मास्टर्स कर लेगा तो ये लाख रुपए कमा लेगा, ये 2 लाख रुपया कमा लेगा। सो हमने उसको मटेरियलिस्टिक वे में चीजों को कनेक्टेड कर दिया, और ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ये एक आम सा सवाल है जो हर शख्स किसी दूसरी फैमिली से पूछता है कि आपके बच्चों ने कितना पढ़ा है, इतना पढ़ा है, तो इसका मतलब ये अच्छा कमा लेते हैं। सो ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। सर हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने अभी डिग्री कंप्लीट की है अपनी, तो अभी डिग्री कंप्लीट हुई है, नो डाउट ही इज गोना डू गुड इन हिज लाइफ, ही विल स्टार्ट समथिंग, मास्टर्स करना है या कोई जॉब करनी है, व्हाटएवर। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको अभी से इस चीज पे प्रेशराइज कर रहे हैं, डिग्री हो गई है, बिजली का बिल आ रहा है, तुमने देना है। अच्छा, डिग्री हो गई है, वो ये काम करना है, उसके लिए तुमने बीच में इतने पैसे डालने, तो वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता है कि यार मैंने कर ली है डिग्री, लेकिन मैं एकदम इतने पैसे कहाँ से लाना शुरू करूं। तो नो डाउट वो बेशक आपके घर में हो, आपको कहीं बाहर से पता चल रहा हो, आपको किसी रिश्तेदार से पता चल रहा हो, लोगों की बातें, अपनों की बातें आप पे बहुत इफेक्ट डालती हैं और आप बहुत मुतासर होते हैं उनसे। सोशल मीडिया की मोटिवेशन, अब इस सारे के पीछे, आपकी बात के पीछे मुझे ये लगता है कि मैसेज, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है सोशल मीडिया से। वो अजीब किस्म की मोटिवेशन एक आ रही होती है वहां से अजीब भी कह सकते हैं, और वो इस टाइप की होती है कि जैसे अभी इन्होंने एग्जांपल दी कि अगर फादर अपने बच्चे से डिमांड करें कि अब ऑनवर्ड तुम इसको मैनेज करोगे, कहाँ से करोगे मुझे नहीं पता, हो सकता है कि स्टेटमेंट के पीछे कोई मोटिवेशन। एग्जैक्टली, ठीक है। तो सोशल मीडिया मोटिवेशन हमें किस हद तक डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? किस हद तक डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? अब इसमें पिछले वाली बात को भी लिंक करते हुए हम बात करें, एक तो वो स्टैंडर्ड जो सोशल मीडिया क्रिएट कर देता है, ठीक है, और आजकल ना सिर्फ बच्चे, पेरेंट्स वगैरह, हर बंदा बहुत एडिक्टेड है। हर बंदे के दिमाग में एक स्टैंडर्ड बन गया है, हमारे दिमाग में भी बन जाता है पेरेंट्स को लेकर। अगर हम कोई ऐसी रील्स देख लें, कोई ऐसी चीज देख लें कि अच्छा वो फलानी बेटी थी, अपने बाप के साथ उसका ये बॉन्ड है, ऐसे कह दिया, ये लेयर दिया हुआ है, ये इतनी कन्वीनियंस है, ऐसे है, हमारे दिमाग में भी एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। फिर ऐसी भी चीजें होती हैं जो पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चे ने भाई डिग्री कर ली, और डिग्री के टाइम पीरियड पे वो इतनी एफर्ट करा था और उसने अपने एसेट्स बना लिए, और ही इज जस्ट 22, जस्ट 23, और ये कर लिया, वो कर लिया, उनके दिमाग में भी एक स्टैंडर्ड बन जाता है। अब इसके लिए मेरा आई बिलीव कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना चाहिए कि आपका बच्चा किस कैलिबर का है, आपको बताना चाहिए कि आपके पेरेंट्स को आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। कुछ पेरेंट्स के दिमाग में ये भी बन जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर जनरली बात कर लें, बहन भाई हैं, एक भाई अगर छोटा भी है ना,
वो आपसे पहले अर्न करने लग गया है, ठीक है, उसको किसी चीज का शौक था, अगर उसको शौक पढ़ाई का नहीं था, उसको उस चीज का था ना, तो उसने उस चीज पे बहुत मेहनत की, उसने अर्न करना शुरू कर दिया। अब बड़ा है, उसको पढ़ाई का शौक है, उसने पढ़ाई की, बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ की, लेकिन अभी उसने प्रॉपर अर्निंग नहीं स्टार्ट की। अगर पेरेंट्स उसमें भी कंपैरिजन करेंगे तो रवैये बहुत मैटर करते हैं। मैं अपनी पर्सनली भी बात करूँ ना, मेरा अपना ये हिसाब किताब होता है कि मैं अगर कभी अपनी बात जिक्र करूँ इस तरह, तो मैं कहती हूँ मुझे आप थप्पड़ भी मार लोगे, मुझे कबूल है, लेकिन जो अल्फाज अपने मुंह से कह देना और आपका जो रवैया है जो इस तरीके से मेरे साथ, वो फिर चीजें मेरे से नहीं, मैं खुद टॉलरेट नहीं कर पाती। वो चीजें बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। जनाब, मोटिवेशन के ऊपर बात जारी है, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एनालिसिस। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ईशा शहजाद और रामीन सरदार। बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता कर रहे हैं 0334 19 66 966 पर। एग्जाम्पल्स डिफरेंट हमें मिलती हैं हमारी फैमिली में रहते हुए, हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मोटिवेशन आपको बहुत जल्दी डिमोटिवेशन में कन्वर्ट करने में जो मददगार साबित चीज़ होती है वो आपकी एग्जाम्पल्स हैं जो आपको फैमिली से मिलती हैं। सेकेंडली, कंपटीशन, बेजा कंपटीशन करवा दिया जाता है, बच्चों का भी हम करवाते हैं कि फलां का बच्चा है वो पोजीशन ले रहा है, आप पोजीशन नहीं ले रहे। ये चीज़ भी हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। और कंपैरिजन जब किया जाता है बच्चों का आपस में, तो वो चीज़ भी बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देती। तो जनाब, डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप सुन रहे प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर, और मैं हूं फ़रूक शेख। मेरा और आपका साथ रहेगा 2 बजे तक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में। आज हम बात करें जी सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ एनालिसिस के ऊपर। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ईशा शहजाद और रामीन सरदार। दोनों जो हैं ये ड्रामेटिक सोसाइटी की मेंबर हैं। रामीन जो है वो प्रेसिडेंट हैं और ईशा जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, साथ में इंग्लिश डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की स्टूडेंट्स हैं। सो बीइंग दी स्टूडेंट, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है, और वैसे भी सोसाइटी में रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए या लोगों के साथ साथ चलने के लिए आपको मोटिवेटेड रहना होता है। सो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात ये कर रहे थे कि कुछ चीज़ें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो ये हैं कि हमारी फैमिली में रहते हुए जो बचपन से ही चीज़ें हम फेस करते हैं वो ये है कि हमें मुख्तलिफ मिसालें दी जाती हैं कि फ़लाँ की मिसाल देखो, वो इतना कामयाब हो चुका है, उसने ये अचीव कर लिया है और तुमने ये अचीव नहीं किया। वो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्शन देती है। सेकेंडली ये कि हमें कंपैरिजन दिया जाता है हमेशा, अमूमन फैमिलीज़ में ये होता है, ख़ासतौर पर जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये चीज़ बहुत कॉमन होती है कि हम अपने भांजे भतीजों के साथ बच्चों को कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि वो बच्चा पोजीशन लेता है, आप नहीं ले पाते। और थर्ड, जो कंपटीशन करवाया जाता है स्कूल्स में, बेजा कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन में हम बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर जाते हैं जो बड़ा गलत होता है। सो मैं यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा और ईशा से ये सवाल करूँगा कि ईशा, ये चीज़ें चूँकि बचपन से ही एक हमारा कल्चर भी होता है, right. उस कल्चर में ये चीज़ें आम हैं हमारे, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें किस हद तक हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं और इनको कवर अप कर लेना चाहिए या फिर ये ऐसे ही चलती जाएंगी? सर यकीनन हमें कवर कर लेना चाहिए, और हमें टाइमली जिन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए कि ये हम ऑन ट्रैक रह के नहीं कर रहे, तो उनको अगर हम टाइमली ही रिकवर कर लें तो वो हमारे लिए भी आसानी होती है और अगले के लिए भी आसानी होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सो पर अमीन, आपकी क्या ओपिनियन है, ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं, ये एग्जांपल्स दी जाती हैं फैमिलीज में? सर इस पे अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मेरे और मेरे 2-3 कजन्स हम सेम फेलोज थे, क्लास फेलोज तो नहीं थे लेकिन हमारे मतलब बैच सेम थे जी, रैंक सेम था। तो वो कंपटीशन होता था, कहीं ना कहीं आ जाता था कि वो इतना कर रही है, तुम क्यों नहीं कर सकती, वो डॉक्टर की तरफ जा रही है, तुम क्यों नहीं डॉक्टरी की तरफ जा सकी, दिस एंड दैट। लेकिन उसमें एक और चीज़ जो मैंने फेस की थी वो मेरी स्कूल लाइफ में थी कि मैं अपने फादर के स्कूल में पढ़ी हुई हूँ टिल मैट्रिक, प्रेप से लेके। तो प्रेप 1, 2, 3 क्लास तक आई वाज गेटिंग फर्स्ट पोजीशन। तो मुझे हर जगह से, बाहर से तो जो सुनने को मिलता था, अपनी फैमिली में सुनने को मिलता था कि बाप का स्कूल है, आनी है, तुम्हारी अब्बू का स्कूल है, तुम्हारी नहीं आनी तो किसकी आनी है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मेरे फादर ने कभी भी मुझे वो एक एज नहीं दिया कि जी मेरी बेटी मेरे स्कूल में पढ़ी है। इट वाज नेवर अ चांस फॉर मी। लेकिन मैंने उस 3rd या 4th क्लास के बाद अपने फादर को कह दिया था कि मैं आपको मैट्रिक में बोर्ड का रिजल्ट दे दूंगी,
लेकिन मैं इससे स्कूल पहले में कोई एक्सपेक्ट रिजल्ट नहीं नहीं करें। तो मेरी परसेंटेज में वही लेती थी 55, 60, 63। आई रिमेम्बर मैंने 8 तक यही परसेंटेज ली है। तो वो मुझे बातें सुनने को नहीं मिलती थी तो मैं बहुत खुश रहती थी कि यार अब बात सुनने को नहीं मिल रही है। अब मुझे, हालांकि वो बहुत गलत था, लेकिन मैं बच्ची थी, मुझे बस लगता था कि मैं पोजीशन लूंगी तो वो कोई फायदा नहीं है। वो तो मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि मुझे फेवर मिली है, मुझे पेपर पता चलता था, मुझे ये हो जाता था, टीचर्स मुझे जान के ज्यादा मार्क्स देते थे। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक में बहुत अच्छा रिजल्ट लिया। और फिर वो बात मेरे फादर ने सबको की थी कि अब बोर्ड में बाप का कोई सपोर्ट नहीं था, अब कोई सपोर्ट नहीं था। सब ईशा, सेल्फ एनालिसिस किस स्टेज से हमें इसके ऊपर काम करना है? क्या छोटे बच्चे लाइक टीनेज जो है एक बड़ी क्रूशियल एज होती है जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हम बड़े एग्रेसिव बिहेवियर में होते हैं, बहुत रिबेलियस हो जाते हैं, रिबेलियस होते हैं। तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या वो परफेक्ट एज है या उससे पहले पेरेंट्स को इसके ऊपर सोचना होगा? सर बिल्कुल यही बात है, पेरेंट्स को सोचना पड़ता है। और एक सही टाइम, एक सही टीनेज में आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जब आपको, पेरेंट्स को भी अंदाजा हो जाता है कि अच्छा बच्चे को समझ आ रही है दुनिया की, निकल रहा है बाहर, अंडरस्टैंड कर रहा है, हरकतों में चेंज आता है, हर चीज़ में। दैट्स व्हेन पेरेंट्स नीड टू मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि वो अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि दे नीड टू रियलाइज कि वो कर क्या रहे हैं, सही, ताकि उनको पता हो। जब आप अर्ली स्टेज से सेल्फ रियलाइजेशन पे आ जाते हो, सेल्फ एनालिसिस पे आ जाते हो, तो फिर जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना, और जिन पॉइंट्स पे आपने अपने आप को बिल्ड करना होता है, आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको अपने एंड की चीज़ें पता होती हैं। आपको पता होता है कि आपके एंड पे क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। सही। अच्छा, किसी भी स्टूडेंट की या किसी बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर काम करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स बड़े ज़रूरी हैं, जिसमें पेरेंट्स बेसिक हैं, उसके बाद टीचर्स हैं, तीसरे नंबर पर इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी आती है। सो तीनों को कैसे देखती हैं कि अगर हम सपोज आज के टॉपिक के ऊपर इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ एनालिसिस के ऊपर, उसमें टीचर्स का रोल क्या हो सकता है, उसमें पेरेंट्स का रोल क्या हो सकता है, या फिर बच्चा जिस सोसाइटी में ग्रो कर रहा है उसका क्या रोल हो सकता है? सर सबसे बड़ा रोल तो होता है उस सोसाइटी का जिसमें आप ग्रो कर रहे होते हैं। पेरेंट्स ने आपको बेसिक्स सिखा दी, टीचर्स ने आपको वो सिखा दिया जो दुनिया देखने के नजरिए, आप कैसे कामयाब होके, कैसे इल्म का क्या रोल है आपकी जिंदगी में। लेकिन एक बच्चे की कंपनी बहुत मैटर करती है। अब वो कंपनी देखनी है दोनों ने, वो पेरेंट्स ने घर पे रह के भी देखना है, वो टीचर्स ने बाहर रह के भी देखना है, और वो कंपनी और वो सोसाइटी और वो कम्युनिटी ही होती है जिसमें बच्चा जिसमें ग्रो करता है, जो चीजें लर्न करता है, वही उसकी पर्सनैलिटी में उसका रिफ्लेक्शन बनती है। तो ये बहुत मैटर करता है। सर मेरे ख्याल से नो डाउट कि आपकी सोसाइटी बहुत मैटर करती है, आपकी कंपनी, लेकिन इसके साथ साथ आपके पेरेंट्स का क्या रिलेशन चल रहा है घर में, वो एक हेल्दी रिलेशन में है नहीं है, या उनका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत मैटर करता है। अगर एक बच्चा वो है जिसके घर में उसके पेरेंट्स बहुत लेकिन दे आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, दे आर हैविंग गुड टाइम, और एक दूसरी तरफ वो बच्चा है जिसके घर में कोई माहौल है ही नहीं, ना पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, इफ दे आर टॉकिंग टू ईच अदर दे आर जस्ट फाइटिंग, छोटे, तो उस बच्चे में और वो बच्चा जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में, बहुत फर्क पड़ता है उन दोनों की मेंटल हेल्थ पे, उन दोनों की सोच में, उन दोनों की चीजों को परस्यू करने की एबिलिटी में बहुत फर्क आता है। अच्छा, अमूमन ये होता है कि जब भी कोई एजुकेशनिस्ट हमें मिलते हैं तो वो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, शायद आपके बिल में हो, वो कहते हैं कि स्टूडेंट है, पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग जो ट्रायंगल है जिसकी मदद से हम बच्चे की एजुकेशन को कामयाब बना सकते हैं। तो क्या पर्सनालिटी को भी कामयाब बनाने में ये ट्रायंगल मददगार साबित हो सकती है? आपको क्या लगता है? हो सकती है सर, हो सकती जी। ओके, वही बात है कि घर में आपके पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। यूजुअली जब बच्चा अपनी एक ग्रोइंग एज में होता है, स्कूल लाइफ में, तो उसकी ये लाइफ होती है, घर से स्कूल, स्कूल से वापस यहाँ, अगर वो कोई ट्यूशन एकेडमी ले रहा है, बैक टू होम एंड रिपीट। हाँ, ऑब्वियसली जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हो तो आपका सोशल सर्कल भर जाता है, आप बाहर जाने लग जाते हो फ्रेंड्स के साथ, लेकिन अर्ली एज पे आप यूजुअली नहीं जाते हो, तो आपकी दुनिया उतनी की होती है, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, तो वो उसी इन्वायरमेंट के अंदर आप जो सीख रहे होते हो ना, वही आपकी पर्सनालिटी डेवलप करता है।
बिल्कुल कि आप सही। अपनी टीचर्स से क्या सीख रहे हो, आप अपने इंस्टीट्यूट से क्या सीख रहे हो, आप वहाँ अपने क्लास फेलो से क्या सीख रहे हो, घर आके आप अपने पेरेंट्स से वापस क्या सीख रहे हो, उसमें आपकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप होती है और किस बिल्कुल तरह सही। से होती है। अच्छा, मैं एक सवाल आप दोनों से जी, करूंगा, क्योंकि आप दोनों का जो है वो बैकग्राउंड जो है वो एजुकेशन सेक्टर से, आपके पेरेंट्स जो है वो एजुकेशन से वाबस्ता है। जी। सो मैं दोनों से ये सवाल करूंगा, सेल्फ मोटिवेशन में या फिर आपके एजुकेशन करियर में किस हद तक मोटिवेशन या एनालिसिस जरूरी है? अगर पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि वो एजुकेशन से ताल्लुक रखते हैं, उनको एक विश भी है कि उनके बच्चे भी अच्छा पढ़ें और अच्छा करें, राइट। तो ऐसे में कहाँ पर मोटिवेशन एग्जिस्ट करती है आपके सक्सेसफुल रिजल्ट्स के लिए? ऐसे में सर वही बात है कि जब मैंने खुद क्योंकि अपने पेरेंट्स को देखा है इस तरह इंस्टीट्यूट रन करते हुए और बहुत सारी चीज़ें सिखाते हुए हमें, जो चीज़ें अब इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या होती थी, अक्सर मैं जब छोटी होती थी, जिस तरह नामीन ने बताया कि वो भी पढ़ती थी अपने पेरेंट्स के स्कूल में, मैं भी इस तरह ही होती थी। अब मामा जब भी कोई ऐसी बात करती थी, कुछ बताती थी, तो वो एक्सपेक्ट करती थी कि एटलीस्ट मेरी बेटी को ऐसी हरकत ना करे कि बाकी बच्चों को लगे कि मैम सबको कह रही हैं तो खुद इसको अपनी बेटी खुद ऐसे कर रही है। तो ये मेरे लिए एक बड़ा फैक्टर होता था, मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ती थी कि मैं कोई ऐसी गलती ना करूं, कोई ऐसी शरारत ना करूं कि सब कहें कि जी बाकी बच्चों को किस हिसाब में करेंगी, तो खुद नहीं टिकती। और मैं छोटी होती करती थी, मैं जब 1-2 में होती थी तो अक्सर इस तरह बच्चों के पेरेंट्स ने जब आना तो उन्होंने कहना कि हम बच्चे बताते हैं तो खुद बड़ी शरारती है। फिर मामा ने मुझे डांटना, मामा ने कहना कि तुम शरारतें ना किया करो। फिर मुझे इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता था, तो और वो मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ थी, मैंने उसे बहुत लर्न किया और मैंने वो एहतियात करते 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 उसको आदत बना लिया कि उन्हें कहाँ पे कैसे रहना है। सही है। अच्छा ईशा, जो टेक्नोलॉजी है या डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आजकल तो दौर है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक हमारी मोटिवेशन में मददगार साबित होते हैं? सर आई बिलीव वही बात है, सोशल मीडिया का दोनों रुख हैं, आप उसको पॉजिटिवली लेना चाहो या आप उसको नेगेटिवली बैड यूज में लेके जाना चाहो। अब आई बिलीव जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल की जो जनरेशन जिन्होंने नया नया मोबाइल यूज करना शुरू किया है या उन्होंने नया नया सोशल मीडिया यूज करना शुरू किया है, 90% और 80% ऑफ द यूथ इज गोइंग एट द रॉन्ग साइड। लेकिन मैं ईशा को भी कुछ दिनों पहले बताई थी, मेरी कजिन है, शी इज 11 years old, तो उसके पास नया नया फोन आया ना, टैब फोन थिंगी। अब हम नॉर्मली तो यही कि हाँ चलो अब आ गया, अब शील गो इन दैट वे टू, लेकिन व्हाट शी डिड कि उसने यूट्यूब से ना बैठ के क्रोशे करना सीखा। अच्छा। और अब वो 11 साल की है और वो क्रोशे ऐसे करती है जैसे उसको 11 साल का एक्सपीरियंस है, और उसने वो सोशल मीडिया से ही सीखा है, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से वीडियोस देख देख के उसने खुद ही मंगवाया चीजें और खुद ही करना शुरू। तो वो आप पे डिपेंड करता है ना, आपके घर के एनवायरनमेंट पे, कि आपके पेरेंट्स आपको अगर एक चीज दे रहे हैं, एक फैसिलिटी दे रहे हैं, आप उसको किस तरह यूज करते हो। सही है, बिल्कुल आपके पेरेंट्स ने उस पे आपको क्या लर्निंग दी है कि बेटा हम आपको ये चीज दे रहे हैं बट यूज इट इन अ गुड वे। तो वो फिर सोशल मीडिया भी दोनों चीजें आपको डिपेंड करता है नेगेटिव क्या उसमें से लेते हैं। मैं अगर आपको ऑनेस्टली पर्सनल यूज के बारे में बताऊं ना, तो मैं इस चीज पे बहुत बहुत बुरी हूँ। मैं कॉप अप करना ये सोशल ट्रेंड्स के साथ और फोन का ये सब कुछ, ये तो इसरा भी नहीं रहता बता सकते। मतलब इसका खुद पर्सनली ये है कि ये फोन का ख्याल नहीं रखती है, ठीक है, जो कि अच्छी चीज भी है कि ज्यादा फोन यूज नहीं करती है, और जो कि बहुत बुरी चीज भी है कि इंसान को कभी इमरजेंसी पड़ रही हो तो हमें नहीं पता ईशा किधर है, ना ईशा फोन उठा रही है, ना ईशा मैसेजेस देख रही है, मेरे हाथ में फोन होता है, कॉल आ रही तो ये मुझे बता रही है कि मामा की कॉल आ रही है, बाबा की कॉल आ रही है, तो वही ना, दोनों रुख हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें भी मैसेज की जो अडेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप क्या चीज लेना चाह रहे हैं वहां से और क्या एक्सेप्ट करेंगे। सो आप चूंकि सोसाइटी के साथ भी कनेक्टेड हैं, बिल्कुल सोसाइटी को माशाल्लाह आप हेड कर रही हैं, सो सोसाइटी को लेकर चलना, एक्टिविटीज को मैनेज करना, अपनी स्टडी को मैनेज करना किस हद तक जरूरी है? ये सवाल दोनों से मैं बारी बारी पूछूंगा, पहले आप बताएं। सर आई बिलीव बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें आपको बहुत हर्डल्स आती हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था ना, तो ये मेरी क्लास फेलो है, मेरी फ्रेंड बन गई थी और मैं ये को करिकुलर एक्टिविटी से बहुत दूर थी। मुझे लगता था कि नहीं, मैं तो कभी भी नहीं कर सकती,
और ये फर्स्ट सेमेस्टर से कर रही थी। सेकंड सेमेस्टर में शी गेव मी अ पुश कि तुम ये करोगी अब, और मैं अब इसके लिए कि चलो यार इसने अपना मान रखो कर लो, एंड वी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर से वी आर डूइंग इट। और उसने जो मेरी पर्सनालिटी और मेरा कैरेक्टर डेवलप किया है, द फर्स्ट सेमेस्टर वाली रामीन और इस वाली रामीन में जमीन आसमान, आउटस्टैंडिंग चेंज, ट्रस्ट मी। उससे पहले प्रेजेंटेशन तक में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं रामीन में होता था, और अब नो मैच। प्रेजेंटेशन देती हैं, होस्टिंग करती हैं, कुछ भी करती हैं, आउटस्टैंडिंग। तो को करिकुलर एक्टिविटीज और ऐसी चीजें आपके बहुत कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने आपको जैसे कहा बहुत हर्डल्स भी आती हैं कि ऑब्वियसली जो आपकी टीचर्स हैं, जो आपके प्रोफेसर्स हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप क्लासेस लो टाइमली आप बैठो, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप को करिकुलर एक्टिविटीज में हो तो आपको मिस करनी पड़ती हैं क्लासेस, तो मैनेजमेंट थोड़ी सी आपके लिए हार्ड हो जाती है। आपको एक पॉइंट पे लगता है कि यार अब ना रहने देते हैं, क्लासेस ले लें, इस काम को छोड़ दें, लेकिन फिर आपको खुद को समझाना पड़ता है कि नहीं, दोनों जगह से मुझे बहुत फायदा हो रहा है। एक जगह से मुझे इल्म मिल रहा है, मुझे एजुकेशन मिल रही है, दूसरी जगह से मेरा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, तो मुझे दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं ईशा आपकी ओपिनियन देना चाहूंगा इसी के ऊपर। सर आई से द सेम कि कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत होती है, और ये चीज़ें, क्योंकि मुझे तो जैसे इन्होंने भी बताया, मैं फर्स्ट सेमेस्टर वो तो एक था ही, मैं उससे पहले भी आपको पता होगा मैं बाहर पढ़ती थी, मुझे इन चीज़ों का हमेशा से बहुत शौक रहा है, चीज़ें ऑर्गेनाइज करना। इवन एक पॉइंट ऐसा भी था कि मेरी मामा ने कहा था तुम्हें बहुत शौक है ऑर्गेनाइज करने का, इवेंट्स करवाने का, तुम्हें अगर इतना शौक है तुम इवेंट ऑर्गेनाइजिंग देख लो, तुम सीख लो, तुम अपना, अगर तुम्हें उस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है तो अपनी टीम बनाओ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे हर चीज़ की। तो वो मुझे हमेशा से वो चीज़ें करना इतना अच्छा लगता था, और मुझे सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि मुझे पता होता था कि मैं अपना रिजल्ट मेंटेन करना है, मैं जो पढ़ रही हूँ मैंने उसको प्रायोरिटी देनी है, और उसको अगर आपको आप अगर वहाँ पे फोकस नहीं ना कर रहे, आप वहाँ पे अपना रिजल्ट नहीं स्टेबल कर पा रहे, नहीं आप अच्छा रिजल्ट, आप इन चीज़ों में भी प्लेयर नहीं फील कर सकते, फिर आप अच्छा नहीं फील कर सकते। आप यहाँ पे 100 on 100 भी कर लो, आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, क्योंकि मेन मकसद क्या है? मेन मकसद इंस्टीट्यूशन में आने का है पढ़ना। आप वो मेंटेन कर रहे हो, आप उसके साथ जो मर्जी करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज व्हाटएवर यू वांट, फिर मजा आता है जब दोनों चीजें, वही बात है, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं यहाँ पर जितने भी लिसनर्स हैं उनको बताता चलूं कि रमीन और ईशा जो है ये दोनों, आप रेडियो कहानी सुनते हैं तो उसमें भी परफॉर्म करती हैं, आपको बहुत जगहों पर इनकी आवाज़ सुनने को मिलती है, डिफरेंट कैरेक्टर्स में, नरेशन में। रमीन भी उसमें परफॉर्म करती हैं, ईशा भी करती हैं, तो मैं उस एक्सपीरियंस को भी डिस्कस करना चाहूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस आपको लगता है जब कभी आप रेडियो की स्टोरीज को नरेट कर रही होती हैं या फिर उसमें परफॉर्म एक्ट कर रही होती हैं। मेरे लिए तो सर पर्सनली एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अब मैं आपको बड़ी मजे की बात बताती हूँ इसमें। थोड़ा सा ना स्टार्टिंग, अब ये एक ऐसी बात है, ये मेरे दिल के बड़ी क्लोज है ये बात भी, और क्योंकि मैंने इससे तकलीफ भी पाई है, मैंने इससे खुशी भी पाई है। मुझे हमेशा से, मैं जब छोटी थी ना, ऐसा नहीं था कि मैंने कोई इंग्लिश लर्निंग के कोर्सेज किए, कुछ भी नहीं, मुझे इंटरेस्ट बहुत होता था। जब मेरी फैमिली में कोई भी ये चीज़ें नहीं करता था ना कि बुक रीडिंग दिस दैट, मैं तब से बुक्स पढ़ती थी और मेरा इंग्लिश में इंटरेस्ट बन गया। मैंने अपनी इंग्लिश में डेवलपमेंट की, वो लैंग्वेज इतनी लर्न कर ली, मैं बाहर गई, मेरे लिए बहुत आसान था, मुझे लैंग्वेज बैरियर नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल फेस नहीं करना पड़ा, ठीक है। इवन इफ इट्स कोरियन, मेरा मोस्टली इंटरेक्शन होता था इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, मेरे लिए मुश्किल नहीं था। अब उर्दू मेरे लिए मुश्किल बन गई। अब मैं पाकिस्तान वापस आई तो मेरी ये बात बहुत ज़्यादा होती थी कि मैं हर चीज़ में कहना कि यार मुझे मेरे से इंग्लिश में करा लो, मुझे उर्दू में ना कहना। मामा के, अब जिस तरह स्कूल है, वो ग्रुप्स हैं, मामा ने मुझे एक दफ़ा कह दिया कि इस तरह उर्दू में मैसेज लिखना, मैंने कहा मामा इंग्लिश में करवा लें, 1000 दफ़ा करवा लें, उर्दू नहीं मुझे कहनी। हालांकि उर्दू तो हमारी कौमी जुबान, हम बोलते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मुझे बहुत मुश्किल लगती थी। मैं FM में आई, आपने मुझे एक पुश दिया, मैंने कहानियाँ करनी शुरू की, और मुझे इन कहानियों से पहले कभी नहीं लगता था कि मैं स्टेज पे खड़ी होकर उर्दू में होस्टिंग कर सकती। मैंने उर्दू में होस्टिंग की, मुझे सब ने बहुत दाद दी, और उसके पीछे क्या था? उसके पीछे सिर्फ मेरा ये एक्सपीरियंस और ये एक्सपोजर था जो मुझे यहाँ पे मिला रेडियो कहानी से। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत आउट क्लास एक्सपीरियंस था। सर मेरे लिए इस चीज़ का एक्सपीरियंस ऐसे है कि बेशक बोलना होता है, लेकिन हर बोलना बहुत डिफरेंट होता है। राइट, जैसे होस्टिंग में बोलना इज वेरी डिफरेंट। होस्टिंग में भी आपका बोलना वेरी करता है आपके इवेंट पे। आप फॉर्मल इवेंट कर रहे हो होस्ट, आप इनफॉर्मल इवेंट कर रहे हो। तो अगेन मैं FM में नहीं थी, इसने मुझे पुश दिया कि आओ करो, ये भी करते हैं आज।
अब आ गई। अब जब मैं पहले मैंने नरेट किया तो मुझे याद है आपका पहला कमेंट यही था कि रामीन ये होस्टिंग नहीं है, ये नरेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आप बहुत लर्न करते हो। अब मुझे पता है कि अगर मैं होस्ट कर रही हूँ और कौन सा इवेंट कर रही हूँ, मैंने कहाँ पे किस तरह बोलना है, किस तरह के लहजे में बोलना है, किस तरह की टोन में बोलना है। अगर मैं कुछ नरेट कर रही हूँ, कोई शो कर रही हूँ, कोई पॉडकास्ट कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मैंने अपनी आवाज कैसे रखनी। तो एट द एंड आप लर्न करते हो। बिल्कुल आप हर जगह से डिफरेंट तरह की चीजें बहुत लर्न करते हो। तो एफएम ने मुझे बहुत सिखाया। गुड, थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, खास तौर पे यंगस्टर्स हैं, जी क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी सेल्फ मोटिवेशन को देखते हुए? सर मैं उनको यही मोटिवेशन देना चाहूंगी कि आप कभी भी अपने आप को कम ना समझो कि आप कम हो। हाँ, आपको अपनी खामियों को, अपनी कमियों को जरूर देखना चाहिए, उनको जरूर एनालाइज करना चाहिए कि हाँ यार मैं जिंदगी में यहाँ कम पढ़ रहा हूँ, चाहे वो मेरी फिर एजुकेशन है या मेरी कोई को करिकुलर एक्टिविटी में कोई चीज़ है या मेरी किसी रिलेशन में कोई चीज़ है कि मैं यहाँ पे अगले को तकलीफ दे रहा हूँ या मैं खुद को तकलीफ दे रहा हूँ, कम पढ़ रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपने आप को इतना डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि शायद सारा कुछ मेरे में ही कमी है, मेरे में ही इस तरह की चीज़ें हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। आप अपने आप को मोटिवेट रखो, हमेशा अपने गोल्स को सेट करो। आपको पता होना चाहिए मेरा ये गोल है, मैंने यहाँ तक पहुंचना है। रास्ते में आपके 100 हर्डल्स आए, 1000 हर्डल्स आए, उनको क्रॉस करो, कंसिस्टेंट रहो, रैशनल डिसीजंस लो, and inshallah Allah will take you to where you belong. Inshallah, that's great. So ईशा क्या मैसेज देंगी? सर मैं ये कहूँगी कि क्योंकि हमारा टॉपिक सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ मोटिवेशन है, तो उस हवाले से मैं कहूँगी कि कंसिस्टेंसी एंड बैलेंस, मेरा जोर उसी पे। बैलेंस के साथ चलें, जो भी करें उसमें ये ज़रूर जाने अपनी ज़ात को लेके भी और वो सब कामों को लेके भी कि जो आप कर रहे हैं आप बैलेंस रखें। आप घर में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, आपकी डीलिंग्स हैं, आपका पढ़ना है, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी पता होना चाहिए और आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप ये मत सोचें आपने एक दफ़ा कर लिया है, आप दूसरी दफ़ा उसमें थोड़ा उसको डिले कर सकते हैं, या आप उसमें अपनी कम एनर्जी आपको उतनी ही लगानी पड़ती है जब तक आपको पॉजिटिव आउटकम ना मिल जाए। तो कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें और ये जानते रहें कि यू आर नेवर परफेक्ट, यू विल ऑलवेज हैव टू मेक एन एफर्ट to get to the point where you want to be. बिल्कुल सही, that's great. So thank you so much. बहुत शुक्रिया, thank you so much for having us. So जनाब प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आज हमने बात की है सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ एनालिसिस के ऊपर। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद थी रामीन सरदार और ईशा शहजाद। बहुत डिटेल डिस्कशन रही, बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिला। क्योंकि ये दोनों स्टूडेंट हैं लेकिन इनकी अप्रोच या इनकी थॉट जो है वो माशाल्लाह बड़ी पॉजिटिव है, और ऐसी अप्रोच को देखने के बाद लगता है कि हमारे नौजवान अगर ये सोचते हैं तो यकीनन हमारा मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो काफ़ी ब्राइट है इंशाल्लाह। और सेकेंडली कुछ चीज़ें टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि जब भी हम मोटिवेटेड होते हैं और रास्ते में कोई ना कोई हर्डल आ जाती है, डिमोटिवेशन आ जाती है, तो वहाँ पर सिर्फ एक ये जुमला जहन में रखा करें कि गिरते हैं शाहसवाद में दाने जंग में, तो आप ज़रा से गिरेंगे तो फिर उठेंगे, झाड़ के फिर आगे चल पड़ेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। और मैं हमेशा यहाँ पर अपनी मिसाल दिया करता हूँ कि मुझे हमेशा शुरू से मेरी फैमिली में मेरे फादर की बड़ी पॉजिटिव सपोर्ट रही कि जहाँ पर जब कभी मुझे लगता था कि अब बस इससे आगे नहीं हो पाएगा तो मुझे पॉजिटिव थपकी मिलती थी कि कुछ नहीं हुआ, मैं खड़ा हूँ, तुम करो। तो वो इतनी पॉजिटिव सपोर्ट होती थी कि लगता था कि शायद अब हम दुनिया अचीव कर सकते हैं, जीत सकते हैं दुनिया को, कुछ मुश्किल नहीं है। सो लिहाजा अपनी मोटिवेशन को बरकरार रखें। और जो हम बात कर रहे थे फैमिली सपोर्ट की, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि बच्चों को सपोर्ट किया करें, उनकी एक्टिविटीज़ में उनकी मेंटालिटी को अंडरस्टैंड करें कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक चीज़ों को लेकर चलें तो वो बेहतरीन परफॉर्म करेंगे आपके लिए भी और अपने लिए भी। तो जनाब इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।